आज पहले बात इज़राइल की करेंगे, लेबनान की करेंगे, उसके बाद हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन की। इज़राइल का पड़ोसी देश है लेबनान। नक्शे पर जाएंगे तो इज़राइल के उत्तर में लेबनान एक देश है और वहाँ एक मिलिशिया गैंग रहता है जिसको हिजबुल्लाह कहते हैं। उनके कैंप्स हैं वहाँ और हिजबुल्लाह के पूरे कैंप में लेबनान के भीतर और लेबनान के आम लोगों में भी कोहराम है। हिजबुल्लाह के लड़ाके मोबाइल नहीं रखते। कारण यह है कि मोबाइल को इजराइल ट्रैक कर सकता है, ट्रैक करके वो उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए वे पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। बातचीत उसी से होती है। लेकिन हुआ ये कि पेजर और वॉकी टॉकी इनमें धमाके दर धमाके हुए और इतना ही नहीं, बीती रात इजराइल के फाइटर जेट्स ने जो सीमावर्ती गांव हैं, जिन गांवों के भीतर हिजबुल्लाह के कैंप्स होते हैं, उनके ऊपर बेहिसाब बम गिराए। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से समझें तो मंगलवार को 3000 पेजर में ब्लास्ट हुए। कितने? 3000। 12 लोग मारे गए। एक दिन बाद बुधवार को जो वॉकी टॉकी इस्तेमाल होती है, उस वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगे और 25 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को जो सोलर पैनल होते हैं घरों के ऊपर, बिजली के लिए सोलर पैनल लगाया गया था, सोलर पैनल्स में धमाके हुए। इसमें 6 लोग घायल हुए। लेबनान की राजधानी है बेरूत और वहां घरों के ऊपर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोगों ने सोलर पैनल लगा रखे हैं और स्थिति ये है कि जिनके घर पर सोलर पैनल है उनकी जान हलक में फंसी पड़ी है। वैसे अब तक जो तमाम धमाके हुए पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल के, उनमें कुल मिलाकर के 37 लोग मारे गए हैं। 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं और जो लोग घायल हैं उनमें ईरान के जो लेबनान में राजदूत हैं वो भी शामिल हैं। उनकी आंख भी जख्मी हुई है। लेबनान के डॉक्टर कह रहे हैं, एक डॉक्टर का मैं हवाला दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में उतनी आंखें आज तक नहीं निकाली जितनी आंखें 24 घंटे में लोगों की निकालनी पड़ी, क्योंकि पेजर ब्लास्ट से और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से सबसे ज्यादा आंखें गई हैं और उनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। हालत यह है कि लोग मोबाइल फोन छूने से डरने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने तो अपने लड़ाकों को कह दिया है कि भाई फोन की बैटरी निकालो, फेंको और कहीं से भी अपने आसपास फोन को मत रखो। लेबनान की राजधानी बेरूत, वहां जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको हम रफीक हरीरी कहते हैं, पैसेंजर्स के वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमले इजराइल ने किए और ये सारा खूनी खेल उसी का है। इजराइल ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह, वह ताल ठोक रहा है कि ये जो हमला उसके ऊपर हुआ है, उसके लड़ाकों के ऊपर हुआ है, इसका बदला वो लेगा, इजराइल को सबक सिखा करके रहेगा। यूनाइटेड नेशंस में हड़कंप है। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसने इमरजेंसी बैठक बुलाई कि ये कैसे हो सकता है कि पेजर में ब्लास्ट हो जाए, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो जाए, सोलर पैनल में ब्लास्ट हो जाए। ये क्या है? पहली बार है। जो ईरानी मिशन है यूनाइटेड नेशंस में, वो कह चुका है कि हमारे राजदूत जिनका नाम मुस्तफा अमानी है, उन पर हमला हुआ है, उनको चोटें आई हैं और इस हमले का बदला वो लेगा, उसका अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है। अब आप हालात जो हैं उनको समझिए। पेजर ब्लास्ट से पूरा लेबनान थर्राया हुआ है और हुआ क्या कि जब पेजर में ब्लास्ट हुए
तो उनमें जो लोग मारे गए उनके जनाजे जा रहे थे। जो लोग जनाजों में शरीक थे उनके पास जो पेजर थे और वॉकी टॉकी उनमें ब्लास्ट होने लगे और देखते ही देखते 32 लोगों की मौत हो गई। कोहराम, चीख पुकार और 3000 से ज्यादा, लगभग 3500 लोग जख्मी हुए। कहा जा रहा है कि ये जो वॉकी टॉकी है इसकी खेप 5 महीने पहले मंगवाई गई थी और पेजर भी उसी के आसपास लिए गए थे। अब इन विस्फोटों को कैसे कराया गया ये अपने आप में बहुत बड़ी पहेली है। 2-3 थियरीज चल रही हैं, उनका जिक्र हम करेंगे, लेकिन आप समझिए कि मोबाइल में, पेजर में, आपके घर के टीवी सिस्टम में या कॉल बेल में ब्लास्ट हो जाए तो फिर आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज़ खतरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, और ये साबित हुआ है लेबनान के ब्लास्ट में। एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, दुनिया की बेहतरीन काबिल खुफिया एजेंसियों में से एक है मोसाद, उसने सारे पेजर्स हैक किए और हैक करने के बाद उसमें जो बैटरी होती है, लिथियम बैटरी, उन बैटरी का उसने रिमोटली टेम्परेचर बढ़ाया और इतना गर्म कर दिया कि वो ब्लास्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लास्ट से पहले अपने पेजर को गर्म होता हुआ महसूस किए थे। एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि जहां से पेजर मंगाए गए और पेजर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और वो जब सप्लाई चली डिलीवरी के लिए तो सप्लाई चेन के भीतर सेंधमारी की गई और वो पूरा का पूरा कार्टेल जो था उसमें से हर पेजर के भीतर 10 से 20 ग्राम हाई क्वालिटी एक्सप्लोसिव डाल दिया गया और उसको मैसेज के जरिए एक्सप्लोड किया गया, जैसे अल्फा न्यूमेरिक मैसेजेस होते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन को तबाह करने के लिए किस तरीके से हो सकता है, ये हमारी आपकी सोच से परे है, लेकिन हो रहा है। और कौन कर रहा है आगे जानेंगे। सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स में कैसे विस्फोट हुई, इसका मतलब यह है कि हाल के महीनों में जो भी सोलर पैनल्स मंगाए गए होंगे, लगाए गए होंगे और जहां से मंगाए गए होंगे वहां की जानकारी होगी कि यहां से ऑर्डर आया हुआ है और यहां से सप्लाई है, और उस सप्लाई या तो मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सप्लाई चेन में कहीं उनमें एक्सप्लोसिव डाले गए और विस्फोट किया जा रहा है। कितना शार्प ब्रेन का काम है और कितनी गहरी जानकारी आपने बना करके मंगा करके रखी है और आप सब कुछ करते चले जा रहे हैं, कानों कान भनकने नहीं हो रही है। कुछ सोर्सेस की अगर आप माने तो मोसाद ने 5000 पेजर्स में एक छोटा सा विस्फोटक प्लांट किया था और ये सारे पेजर हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किए थे। इजराइल और अमेरिका के जो सोर्सेस हैं, अगर उनके हवाले से जानकारी मैं आपको दूं तो ये सारे धमाके जब हुए वो दरअसल वक्त से पहले किए गए। कारण ये था कि इजराइल को यह अंदेशा हो गया कि हिजबुल्लाह को उसकी जो यह साजिश है इसकी भनक लग गई है। ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो और उसके पेजर्स हैं, लेकिन कंपनी कह रही है कि पेजर्स उसने नहीं बनाए। उसके ऊपर इसी कंपनी का लोगो है। फर्म के जो फाउंडर हैं वो इस बात की सफाई दे रहे हैं कि कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हंगरी से कनेक्शन है। लेकिन इजराइल भले ही इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है, माना यही जा रहा है कि उसकी साइबर वॉर से निपटने वाली जो सबसे स्मार्ट एजेंसी है जिसका नाम यूनिट 8200 है, उसने ही हिजबुल्लाह पर ये हमले किए हैं।
अब आप कहेंगे कि ये यूनिट 8200 क्या है? ये दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है और उसमें जिस रफ्तार से बदलाव आ रहा है, उस टेक्नोलॉजी को समझने और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने दुश्मन को टारगेट करने का जो डिवाइस है, उसको डेवलप करने का काम यह यूनिट करती है। ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और खुफिया जानकारी इकट्ठा करके उसके बाद इक्विपमेंट का डेवलपमेंट और उसका एग्जीक्यूशन, वहां तक ये काम करती है, जिम्मा उठाती है। ऑपरेशन ऑन और मिशन पूरा वहां तक जाती है। यह यूनिट अपने मोड और मिशन दोनों के लिए दुनिया में अलग से पहचान रखती है। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली यूनिट है, जो हम और आप सोच नहीं सकते हैं। अब मैं ये सोचूं कि मेरी यह कलम है, इस कलम में ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता है। आदमी आराम से पॉकेट में रख लेता है, लेकिन पता चलता है कि आपने 5 महीने पहले यह कलम खरीदी है और इस तरह की बहुत सारी पेन देश में जो आई थी उस खेप में, उन सब में विस्फोटक फिट किए गए हैं और कभी भी डेटोनेट किए जा सकते हैं और कर दिए गए अचानक हज़ारों की तादाद में ब्लास्ट होते हैं और लोग मरते हैं, घायल होते हैं। यह भी होता है, हो सकता है इस तरह यह लेबनान की घटना के बाद से साफ होने लगा है। तो यूनिट 8200 वो कर गुजरती है जो हम और आप सोच नहीं पाते। लेबनान और सीरिया, इन दोनों देशों में, क्योंकि सीरिया में भी कुछ ब्लास्ट हुए इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, जिन पेजस में विस्फोट हुए उन्हें हंगरी की एक कंपनी ने बनाया। यह बात, जो बात मैंने ऊपर छोड़ी थी कि जो ताइवानी कंपनी है गोल्ड अपोलो, वो कह रही है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और सिर्फ लोगो है तो क्यों है, वो उसने बात बताई है। उसने बाकायदा एक बयान जारी किया है और बयान में उसने कहा है कि AR-924 जो पेजर है जिसमें विस्फोट हुआ है, वो BSC नाम की एक कंसल्टिंग KFT कंपनी है, उसने बनाया है और वो कंपनी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। उसी बयान में ताइवान की कंपनी कह रही है कि सहयोग समझौता जो है उसके मुताबिक जो BSC कंपनी हंगरी वाली, वो कुछ खास इलाकों में, स्पेशली लेबनान और सीरिया में जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री के लिए हमारे ब्रांड के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर सकती है। राइट हमने उसको दिया है, लेकिन बनाया उसने है, सप्लाई उसने किया है, सब कुछ उसके पास है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब मैं आपको नक्शा दिखाना चाहता हूं कि जो हिजबुल्लाह, इजराइल, गाजा पट्टी, आसपास सीरिया, ताकि आपको अंदाजा हो कि लड़ाई जो इजराइल लड़ रहा है वो कहां कहां कैसे कैसे लड़ रहा है, इसका अंदाजा आपको होगा। ये आपको इजराइल, और इजराइल जाता है ऊपर लेबनान तक, जहां आप लेबनान ब्लिंक देख रहे हैं, वहां सरहद लगती है इजराइल की। इजराइल का पड़ोसी देश है जॉर्डन और ये तेल अवीव इजराइल की राजधानी है। यह नीचे गाजा पट्टी, तो इजराइल ने हमला कर रखा है गाजा पट्टी के ऊपर। गाजा पट्टी पे हमास का कब्जा है। वो जो 42 किलोमीटर की लंबी पट्टी है, 10 किलोमीटर चौड़ी, उस पर 20 लाख से ज़्यादा लोग रहा करते थे। उनमें से बड़ी तादाद में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सारी की सारी आबादी जो है वो साउथ गाजा की तरफ आ गई, दक्षिण की तरफ आ गई है और वहाँ हालात बहुत बुरे हैं। और इजराइल की फौज जो है गाजा में लगातार घुसी हुई है, तो एरियल अटैक और ग्राउंड अटैक दोनों वो करती है। और लेबनान जो उत्तर में है, वहाँ हिजबुल्लाह के कैंप्स हैं, तो हिजबुल्लाह के कैंप उत्तर में वो लड़ती है हिजबुल्लाह से, उसकी सेना इजराइल की, और दक्षिण में लड़ती है वो हमास से। और पड़ोस में आप देख रहे हैं कि जॉर्डन, जॉर्डन वैसा देश है जो चाहता है कि हालात कमोबेश ठीक हो जाएं, और उसका एक ताज़ा बयान है कि इजराइल दरअसल पूरे अरब को युद्ध में झोंकना चाहता है। और आप सीरिया देख रहे हो, सीरिया भी पड़ोस का देश है और वहाँ भी हमास के समर्थक
रहते हैं। तो सीरिया, लेबनान और गाज़ा, इन 3 जगहों पर वो लड़ाई लड़ता है और एक लड़ाई वो ईरान के साथ लड़ रहा है। अब मेरे साथ मेजर जनरल शशिस्थाना साहब हैं। जो नक्शा आपने देखा, उसके बाद जो स्थितियां हैं, उनकी एक साफ सुथरी समझ आपके पास हो सके, इसलिए जनरल साहब को हमने जोड़ा है। जनरल स्थाना, ये जो पेजर में ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए या सोलर सिस्टम में ब्लास्ट हुए, ये सोच से परे हैं, लेकिन ब्लास्ट हुए नहीं, लोगों की मौतें हुई और 3,500 से ज़्यादा घायल हैं। पूरे हिजबुल्लाह में, लेबनान में हड़कंप है। जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उससे लोग भाग रहे हैं जैसे मौत से आदमी भागता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और क्या इसके पीछे इजरायली है? जाहिर है कि इसके पीछे इजराइल का ही हाथ है। और हालांकि इजराइल इसको मानेगा नहीं, लेकिन इजराइल ने यह मना भी नहीं किया है कि उसका हाथ है। तो इजराइल की ये पॉलिसी है और ये लड़ाई इस किस्म की लड़ाई है जिसकी एक एक एडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि आप इसको नकार सकते हैं। डिनायबिलिटी, एलिमेंट ऑफ डिनायबिलिटी। तो इजराइल दोनों ही पक्षों के हिसाब से अगर आप देखें, ना वो ये बोल रहा है कि मैंने किया और ना ये बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप इसी को, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे वाकया को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब मैं इसके इम्प्लीकेशंस जी। और इसके जो आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जब ये वाकया होता है, इससे पहले तकरीबन 1 दिन पहले इजराइल अपना वॉर एम चेंज करता है और वो ये कहता है कि भाई मैं अपने नदर्न, जो उनका उत्तर का जो हिस्सा है, जी। वहां से जो उनके लोग डिस्प्लेस हुए हैं, मैं उनको वहां पे ले जाना चाहता हूँ वापस। इसका मतलब मैं हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। हम्म। उसके बाद में तो उसको आप अगर इससे लिंक करें, ये कहानी जैसा कि आपने बताया और बहुत अच्छी तरीके से बताया, ये एक बहुत सोची समझी और बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग है और जबरदस्त एग्जीक्यूशन। अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए कि कितनी पेचीदी प्लानिंग है ये। सबसे पहले उन्होंने उनके इंटेलिजेंस सिस्टम में छेद किया होगा, कुछ ना कुछ पूरी इंटेलिजेंस उन्हें हासिल हुई हिजबुल्लाह की। जब इन्होंने कुछ कमांडर मारे थे तकरीबन 1 साल पहले, तो हिजबुल्लाह ने ऑर्डर पास किया कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये जो स्मार्टफोन है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने लड़ाकों को बोला। अब इसराइल के दिमाग में ये घुमा कि अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये करेंगे क्या, जी। तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तब इनके दिमाग में आया कि ये जाहिर है कि कुछ ना कुछ खरीदेंगे। अब उन्होंने ये खबर हासिल करी कि ये पेजर कहां से खरीद रहे हैं और कैसे खरीद रहे हैं, वॉकी टॉकी की नई खेप आएगी तो कब आएगी और कहां से आएगी। उसके बाद या तो इन्होंने उन फैक्ट्रीज के अंदर उसके अंदर डाले हैं, जो एक्सप्लोजिव डाला है, क्योंकि जैसा आपने बताया 2 थ्योरी हैं, इसमें मैं दूसरी थ्योरी को मानूंगा कि एक्सप्लोजिव उसमें था, क्योंकि पेजर इतना छोटा होता है, मोबाइल से बहुत छोटी बैटरी होती है पेजर की, तो पेजर की बैटरी से इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि उसके अंदर 2 चीजें डाली गई होंगी और पेजर में इंटरनेट पे काम नहीं करता है वो, हम्म। तो इसलिए उसके अंदर एक्सप्लोजिव भी डला और उसके अंदर रिमोट कंट्रोल भी डला। ये दोनों चीजें डली हैं। या तो जब खेप जा रही थी उस टाइम में उन्होंने, कैसा माना जा रहा है कि शिपमेंट को रोका और 2-3 दिन, 3-4 दिन उसको क्लियर नहीं होने दिया और उस दौरान ये हुआ, या फिर फैक्ट्री में हुआ है। ये अभी मेरे विचार से इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पता चलेगा। लेकिन अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहले, पिछले 2 दिन जी। लड़ाई की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट दिन माने जाएंगे, जिसमें पहले हम लोग बोलते थे साइबर वॉर जो है वो ऐसी पहले समझा जाता कि साइबर है जी, आपने कंप्यूटर से डाटा हैक कर दिया, इस किस्म की ये लड़ाई लड़ दी, या कंप्यूटर में मेलवेयर डाल दिया वगैरह वगैरह। लेकिन अब नजर आ रहा है कि साइबर और कॉन्टैक्ट वॉर, यानी कि गुत्थम गुत्ता की लड़ाई, ये दोनों मिल गई। साइबर और ऑन ग्राउंड एक्शन, ये दोनों मिल गए। साइबर और डिजिटल सिस्टम, ये दोनों मिल गए। साइबर और इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, आईओटी जिसे बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं जो मोबाइल से काम करती हैं या जो किसी भी उपकरण से काम करती हैं, वो सब इसमें शामिल हो सकती हैं। तो जो ये पेजर थे,
इन पेजर के अंदर ये इस किस्म का ये सामान डाला गया, तो जाहिर है कि इतना इसको डालने के बाद में फिर सभी का डाटा लिया होगा। उसके बाद में एक ही टाइम पे ये सिग्नल दिया गया और उस सिग्नल से इसको एक्सप्लोड किया जी। गया, रिमोटली कंट्रोल करके। तो ये एक बड़ी साजिश कहेंगे, लेकिन आप समझिए कि अगर कोई भी खुफिया एजेंसी इस तरह के मिशन पर जाती है और उसको कामयाब कर गुजरती है, तो वो कितनी कॉम्पिटेंट होगी, कितनी स्मार्ट होगी और टेक्नोलॉजी में कितनी माहिर होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इज़राइल में, बल्कि इज़राइल के राजदूत जो हिंदुस्तान में हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि आगे अब क्या हो सकता है। Well, we are very keen in getting our population back to their homes in northern Israel. They have been removed from their cities as a result of the completely unprovoked attack of Hezbollah from Lebanon since the 8th of October. इज़राइल एक ऐसा देश है जो अपने आप में इस बात की गवाही है कि कोई भी रेस अगर अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के लगातार अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करती रहे, यानी कि अपने तेवर को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने साहस को, अपने पराक्रम को, अपनी उपलब्धियों को बढ़ाती चली जाए, तो उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। पूरे अरब देश में, मुस्लिम देशों के बीच में एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी अभी 1 करोड़ भी नहीं पहुंची है, 94-95 लाख तक है। भारत में जो दिल्ली के बगल में गाज़ियाबाद ज़िला है, उस ज़िले के बराबर उसका क्षेत्रफल है, और दुनिया में वो तमाम बड़े मुल्कों को आंखें तरेरता है और अरब के तमाम देशों को एक बार में युद्ध में हरा देता है। आज भी ईरान जैसा बड़ा देश उससे सीधा सीधा लोहा ले रहा है, गाज़ा पट्टी में घुसा हुआ है, हिजबुल्लाह को मारने के लिए लेबनान में घुसता है, सीरिया में घुसता है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर उसके दुश्मन हैं जिन्होंने उसके नागरिक को और उसके साधन संसाधन को नुकसान पहुंचाया है, तो ढूंढ ढूंढ करके मारने का काम हमास करता है। और एक अलग जो शार्प बॉडी है जिसको यूनिट 8200 कह रहे हैं, जिसके नाम पर यह पूरा ऑपरेशन कहा जा रहा है कि हुआ है, वो एक अलग तरह की यूनिट है। और अमेरिका की जो बेहतरीन सीक्रेट फोर्स है, उससे उसका मुकाबला होता है। इज़राइल जो युद्ध लड़ रहा है, एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूं ताकि आगे आपको चलने में सहूलियत होगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को गाज़ा पट्टी और इज़राइल के बीच में जो बाड़बंदी होती है, जालियां थीं, उन जालियों को काट करके, जो गेट थे उनको तोड़ करके, और इज़राइल के हिस्से में हमास के आतंकवादी घुस गए। जिस रोज़ ये घुसे 7 अक्टूबर 2023 को, उस रोज़ उस इलाके में एक म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा था, बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग उस भीड़ के ऊपर होने लगी जो म्यूज़िक के शोर में डूबी हुई थी और रमी हुई थी। देखते ही देखते बड़ी तादाद में लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लड़कियों को उठाया गया, बलात्कार किया गया, बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके ले गए, और वो 150 के आसपास से ज़्यादा। बंधकों के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों पहले सुना होगा कि 6 की बॉडी मिली, और जब बॉडी मिली थी तो उसके बाद उनको बेरहमी से मारा गया था, और पूरे इज़राइल में इसको लेकर के जो नेतन्याहू सरकार है इज़राइल की, उसके खिलाफ वहाँ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था। लेकिन इज़राइल की नेतन्याहू सरकार बार बार कहती है कि मैं अपने लोगों को सुरक्षित लेकर के आ जाऊंगी, लेकिन हमास को ख़त्म किए बगैर नहीं। हमास को ख़त्म करना है। अब जो बाकी बंदी रह गए हैं वो ज़िंदा हैं या नहीं हमास के कब्ज़े में, या नहीं पता है। लेकिन हमास को सबसे बड़ा नुकसान हानिये को मार करके इज़राइल ने दिया, हानिये जो उसका सर्वे सर्वा था। और अब जो हिजबुल्लाह है, जहां आप देख रहे हैं कि पेजर अटैक हो रहे हैं, वाईफाई अटैक हो रहे हैं, उसका जो कमांडर था शुक्रा, उसको भी मारा इज़राइल ने। अपने दुश्मनों को स्पॉट करके टारगेट पे जा करके उनको मारने का जितना
बड़ा ऑपरेशन दुनिया भर में हमास ने किया है, किसी और एजेंसी ने ऐसा नहीं किया है। और आज जो हो रहा है लेबनान के भीतर, वो शायद हमारे आपके लिए भी हैरत की बात है कि पेजर में ब्लास्ट हो और वॉकी टॉकी में, जो इंटरनेट पे नहीं है, जो नेटवर्क पे नहीं चल रहा है। नेटवर्क पे चलने वाली चीज़ें जो होती हैं वो साइबर अटैक में मारी जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं, थामी जा सकती हैं। दुनिया इस बात की लड़ाई कर रही है कि जो सैटेलाइट होते हैं जो दुश्मन के इलाके में सर्विलांस करते हैं, उन सैटेलाइट को ब्लॉक कर दो, उनको ख़त्म कर दो। जो जेट्स होते, फाइटर जेट्स, उनको जो सिग्नल्स मिलते हैं, उनका जो नेविगेशन होता है, उसको ब्लॉक कर दो। फाइटर जेट्स उड़ नहीं सकते हैं, सिस्टम आपका जो है वो बैठ सकता है। ये साइबर वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया के बेहतरीन देश काम करते हैं। लेकिन ये जो पेजर है, वाईफाई है, ये नेटवर्क पे नहीं है। और नेटवर्क पे नहीं होने के कारण ही हिजबुल्लाह ने इसका इस्तेमाल किया कि आपस में बातचीत करने का रास्ता ही बहुत बढ़िया है, सेफ है। और जो सेफेस्ट माना गया वो जानलेवा हो गया, ये है इजराइल, जिसने कहा ही नहीं कि हमने किया है। इसलिए जनस्थाना, ये लड़ाई जो है वो लंबी खिंच गई है। जिस तरीके से शुरुआती दिनों में ये माना गया कि गाज़ा पट्टी तो बस 4-5 दिनों में ही ध्वस्त, हमास ख़त्म, इजराइल जीतेगा, लेकिन आज भी लड़ाई गाज़ा पट्टी में चल रही है। हमास की सुरंगें ज़मीन के भीतर आज भी हैं। हमास का जो नया मुखिया है, याह्या सिनवार, कहा जाता है कि वो गाज़ा पट्टी में महिलाओं के भेष में घूमता रहता है। लेबनान में लड़ाई हिजबुल्लाह लड़ रहा है और कहता है कि हम उसको सबक सिखाएंगे। घुटनों के बल ये भी लड़ाके नहीं हैं, जिनको हम मिलिशिया कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। और इजराइल के भीतर एक अलग तरह से जनाक्रोश है सरकार को लेकर के, और जो सरकार जिस तरीके से लड़ाई को लगातार खींचे चली जा रही है उसको लेकर के। इस युद्ध को आप आज की तारीख में कैसे देख रहे हैं, किधर जाता हुआ? देखिए, ये युद्ध बढ़ता जा रहा है और कुछ हद तक इसके लिए नेतन्याहू भी जिम्मेवार है। जो इजराइल की जनता का आक्रोश जिसका आपने जिक्र किया, वो आक्रोश इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू को चाहिए कि भाई पहले आप अपने नेगोशिएशन करके अपने होस्टेज बचा लो जितना बचा सकते हो, उसके बाद जो करो करना है। लेकिन वो सीजफायर नहीं चाहते और वो नेगोशिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं नेगोशिएट करता हूं तो मेरी कुर्सी गई। तो इस कारण से ये लड़ाई बढ़ रही है और नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। अब जहां तक बात आती है इस लड़ाई को में आगे क्या होना है, देखिए, हमास एक आइडियोलॉजी है, वो इतनी जल्दी उसको बर्बाद खत्म नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर है और ये जो कुछ भी हुआ हो है अभी, जाहिर है कि इससे हिजबुल्लाह के लड़ाके एक बार हिल तो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपना बैलेंस गेन करेंगे और फिर से लड़ाई और आगे बढ़ेगी और खतरनाक होगी। उसी के साथ साथ हुदीज ने भी एक हाइपरसोनिक अटैक किया है इजराइल के ऊपर। तो उससे जो है एक चीज क्लियर हो गई कि आपका एयर डिफेंस जो है ये जरूरी नहीं कि हर चीज रोक पाएगा। अभी ईरान ने भी एक बदला लेना है, लेकिन उसका जवाब कोई आया नहीं। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत जो है इस फिराक में है कि कब वो इजराइल के साथ सीधा युद्ध में आ जाए। बीच में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके बाद से स्थितियाँ रुक गई हैं और ये गनीमत है दुनिया के लिए कि युद्ध ना हो दोबारा। लेकिन ईरान लगातार फिराक में है। उसने कहा है कि लेबनान में जो कुछ भी हुआ है, जितने लोग घायल हुए हैं, उसका राजदूत जो लेबनान में है वह भी घायल हुआ है, इसलिए उसका बदला लेंगे हम। अब ये लड़ाई जो है वो कई मोर्चों पर खुली पड़ी है और ये किस तरफ जाएगी दुनिया का कोई भी आदमी नहीं जानता है, और ये किस अंजाम तक पहुंचेगी यह भी नहीं मालूम है। जनरल साहब, आप जुड़े और आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।